आपने जैसे कहा कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहते हुए आपके अंदर कोविड के दौरान ये चेंज आया। उस दौरान क्या था कि लोगों के अंदर जॉब स्टेबिलिटी की भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो क्या वो भी एक आपके अंदर क्लॉज था कि एंजाइटी लेवल या इनसिक्योरिटीज इन जॉब? जी बिल्कुल, ये चीज़ें तो आती हैं माइंड में। 12 साल के करियर के बाद मैं ये छोड़ कैसे दूँ। लाइन में आने से पहले आपको इंडिकेशन मिला कि आपने सपनों में हंस को देखा, फिर आपने उसको कैसे रिकनेक्ट किया कि जो आपको हंस हैं वो बता रहे हैं कि आपके लिए मूवमेंट चेंज का समय आ गया है? हाँ, ऐसे बहुत सपने आए, डेफिनेटली हंस दिख रहा है तो उसको एक्सप्लोर करती थी कि इट्स अ साइन ऑफ अ हीलिंग, इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। एंड जैसे एलियंस दिखना, मुझे क्या दिख रहा था कि अलग से वर्ल्ड में मैं हूँ, मुझे अलग अलग से एलियंस भी दिखे, तो दैट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो क्यों एक माइंडसेट कोचिंग ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए? कोई ऐसी बुक जो आपने पढ़ी हो इस लाइन में लेके और जो हमारे ऑडियंस पढ़ के भी अपने बिहेवियर को चेंज कर पाए, ऐसी कुछ बुक रिकमेंड वगैरह कर पाएंगे? बिल्कुल। हेलो व्यूअर्स, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले हैं। काफ़ी टाइम इन्होंने आईटी इंडस्ट्री में बिताया और इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया माइंडसेट कोच और हीलर हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, मिस नेहा खोसला जी से। हेलो मैम। हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। वेलकम मैम। मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो जाती है कि हर कोई बचपन से चाहता है कि हमारे बचपन आईटी में जाएं बच्चे या डॉक्टर बने। आप आईटी सेक्टर में बिलोंग करके और अप्रॉक्स 12 ईयर्स से आप इसी इंडस्ट्री में रहे हैं। किस तरह से आपका रुझान इस इंडस्ट्री में आया एज ए हीलर वर्क करना? क्योंकि एज ए हीलर वर्क करना हमारे लिए क्या है, एक सोशल वर्क की तरह हो जाता है, दूसरों की हेल्प करना, माइंडसेट कोचिंग करना। किस तरह से आप इस ट्रैक चेंज हुआ आपका? जी बिल्कुल, मेरा ट्रैक मैं कहूँगी कोरोना के टाइम जब हम घर में लॉक हो गए थे सब, वहीं से शुरू हुआ और काफ़ी लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वहीं से शुरू हुई है। तो उस वक्त काफ़ी टाइम मिला था अपने अंदर झांकने का, अपनी लाइफ के बारे में। तो एक तरह से मैं अपनी जॉब में थोड़ा बर्नआउट भी थी, स्ट्रेस थी और मैंने उस टाइम कुछ मेथड सीखे इस स्ट्रेस को डील करने के। और जब मुझे जॉब में ना एक अंदर से फुलफिलमेंट नहीं मिल रही थी कि ये कैसी लाइफ है, क्या मैं ऐसे बस जॉब करूँगी और मर जाऊँगी जॉब करते करते। तो मुझे था कि मुझे कुछ तो करना है जिसमें मेरी लाइफ में ना एक मीनिंग मिले मुझे। और ऐसा जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो मैंने सोचा यार जॉब चेंज करूँगी या मैं कनाडा चली जाऊँ या मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊँ, वही भेड़ चाल में जैसे मैंने पहले भी किया था। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई तो मेरे अंदर बहुत टैलेंट थे, जैसे कि मैं इंडियन आइडल में गई ऑडिशन देने, सिंगिंग। और मैं तो आप सिंगर भी हैं? हाँ तो नाइस। बट एज ए प्रोफेशनल नहीं, बट सिंगिंग का बहुत शौक था। आर्टिस्ट में थी, स्कूल में पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स जीतती थी, तो आर्टिस्ट वाला माइंड रहा है बड़ा। बट उस टाइम जैसे कहते हैं ना, एक गाइडेंस नहीं मिली, तो भेड़ चाल में चले जाते हैं हम। मैं भी इन्फ्लुएंस हो गई थी कि चलो आईटी आईटी, और फिर मैंने जब मैं अपना मास्टर्स किया और फिर एक जॉब ले ली, सेटल हो गए, तो हम उस इन्फ्लुएंस में चल रहे होते हैं कि पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, जॉब ले लो, फिर सोसाइटी कहती है शादी कर लो, बच्चा कर लो, वो वहीं तक चल रहा होता है। फिर एकदम से होश आया कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब तो सोसाइटी नहीं बता रही, अब बच्चा भी हो गया। तो वहाँ पे फिर मुझे सवाल आए कि यार अब क्या करना है लाइफ के साथ, कहाँ जा रही हूँ मैं ऐसे। और जब मुझे अपनी जॉब में वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी तो मैंने एक्सप्लोर किया कि मुझे क्या चाहिए एक्चुअली में, मुझे किससे खुशी मिलती है। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स एक्सप्लोर करी। जैसे मैं शुरू से ही बहुत ही एम्पैथेटिक रही हूँ, एम्पैथी है मेरे अंदर, जो स्ट्रेंजर्स आके मुझे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। और नेचुरली मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है कि मैं समझ लेती हूँ लोगों को, फील क्या हो रहा है। और उससे मेरी जर्नी शुरू हुई। मुझे कुछ सिग्नल्स अपने सपनों में भी दिखते थे, जैसे कि जैसे कभी हंस दिख रहा है तो फिर मैं उसको रिलेट करती थी, आई कनेक्टेड द डॉट्स, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे करके मुझे साइंस मिले कि एक तरह से होता है कि ये कॉलिंग होती है, जैसे सुबह 4 बजे आँख खुल जाना। और ऐसे मुझे साइंस मिले। तो दिस वाज माय जर्नी, वहीं से शुरू हुई। फिर मैं मॉर्निंग रूटीन से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं एक अच्छा सा रूटीन था, अभी भी जैसे है कि उठ के पहले साइलेंस में बैठना है, मेडिटेशन करनी है,
योगा करना है, और मैं शांभवी महामुद्रा प्रैक्टिसेस करती हूँ। सद्गुरु की मैं बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, उनकी प्रैक्टिसेस करती हूँ। एंड राइटिंग करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ। तो ये सारी रीडिंग, मैं बुक्स कभी नहीं पढ़ती थी तो बुक्स पढ़ती हूँ, यहाँ से शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे जैसे मैं जॉइंट फैमिली में भी हूँ, तो मेरे रिलेशंस जैसे पहले अच्छे नहीं थे, इन लॉज से कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। तो जब मैं इन चीज़ों में आई, मैंने सीखा कि मैं रिएक्ट कर रही थी, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि कैसे मैं रिएक्शंस दे रही हूँ। वो चीज़ें मैंने सीखी कि कैसे अपने माइंड को काम रखना है, रिस्पॉन्ड करना है। और फिर वैसा करते करते पूरे घर का एनवायरनमेंट मैंने देखा बदला। मेरे ऑफिस में चीज़ें बदली, मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन बदले, मेरे बेटे के साथ मैं काफ़ी चिल्ला देती थी तो वो भी चीज़ें ठीक हुई। तो ये मुझे जब इसका इम्पैक्ट दिखा ना कि ये इतना पावरफुल है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, सबको ऐसी लाइफ जीनी चाहिए। तो मेरे अंदर यही आया कि आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस, मुझे स्टैंड लेना है, कंट्रीब्यूट करना है लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ ऐसे ही हो। और यही है कि हम ना ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं, बस कुछ भी हो रहा है अपनी लाइफ को, उसका स्टैंड नहीं लेते हम। तो वहाँ से मैंने स्टैंड लेना शुरू किया और फिर एक लाइफ जो जैसी मुझे चाहिए वो मैं अपनी लाइफ डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं क्रिएट कर रही हूँ वैसी लाइफ। तो सब मुझसे कहते हैं यार ये कैसे कर रहे हो, आईटी की जॉब है, ये एक बिजनेस भी कर रहे हो, घर भी देखते हो, बेटा भी है आपका, इतना सब कुछ कैसे करते हो। तो वही है कि जब एक आपको मीनिंग मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक पैशन मिल जाता है, तो वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने लगती है। एट एवरी स्टेप आई गेट सम और द अदर सपोर्ट, मेरे पास सामने आ जाता है, खुद रास्ते खुल जाते हैं, खुद रास्ते खुलते हैं। तो जब आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं तो वो आपको मिल जाता है और न्यू पाथ आपके लिए हमेशा ओपन हो जाते हैं। हाँ। आप इमेजिन भी नहीं कर पाते हो कि कहाँ से ये अपॉर्चुनिटी आ गई, कहाँ से ये चीज़ मेरे पास आ गई, वो एकदम से खुल के आती है। आपकी बस इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपने जैसे कहा कि आप आईटी से करते हुए चीज़ों को, आईटी इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहते हुए आपके अंदर कोविड के दौरान ये चेंज आया। तो क्योंकि आईटी में उस दौरान क्या था कि लोगों के अंदर जॉब स्टेबिलिटी की भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो क्या वो भी एक आपके अंदर क्लॉज था कि एंजाइटी लेवल या इनसिक्योरिटीज इन जॉब, उसने डायरेक्शंस बदली कि मेरे लिए मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है तो मुझे सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? क्या ये भी कुछ बात था उस टाइम पे? जी बिल्कुल, ये चीज़ें तो आती हैं माइंड में कि अब 12 साल के करियर के बाद मैं ये छोड़ कैसे दूँ। एक डर आता है, एक सिक्योरिटी की तो नीड है हमारे अंदर ना कि यार इतनी इनकम आ रही है, इसको कैसे छोड़ दूँ। लेकिन अभी मैं क्या देख रही हूँ कि एक दूर का विजन मुझे दिख रहा है। आई कैन सी कि दिस इज माई फ्यूचर, मैं यहाँ पे हूँ, यही मेरी जगह है। अभी जहाँ मैं थी वो शायद मेरी जगह नहीं है। जो कहते हैं ना कि अगर आप एक मछली को इस टैलेंट से मेजर करोगे कि वो पेड़ पे कैसे चढ़ रही है, तो अब वो बेवकूफ़ी कहलाएगी ना। बिल्कुल। तो आई वॉज फीलिंग आउट ऑफ द प्लेस कि मैं तो, मछली तो पानी में तैरने के लिए बनी है ना। तो वो वहां पे जब मुझे क्लैरिटी है, मुझे दिख रहा है कि दिस इज व्हाट आई एम एज अ हीलर, एज अ कोच, कि मैं इसके लिए बनी हूँ। जब आपको वो अंदर से विश्वास आ जाएगा ना, तो आप कुछ भी चीज छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपको मिलने क्या वाला है। आपका फोकस फिर वहां से हट जाता है कि छूटने क्या वाला है, क्योंकि आप बिगर पिक्चर देख रहे हो कि सिर्फ इतनी इनकम के लिए क्या मैं वो छोड़ दूं जो मैं कर सकती हूँ। तो मेरे को यही मोटिवेशन देता है कि जब मैं अपने डेथ बेड पे होंगी और मैं अपनी लाइफ रिवर्स कर रही, देख रही होंगी कि मैंने क्या करना था अपनी लाइफ में, मुझे ये करना था, ये करना, तो मुझे ना रिग्रेट नहीं चाहिए कि यार मैं ये कर सकती थी, मैंने ये किया नहीं, काश मैंने उस टाइम ये डिसीजन लिया होता तो मैं आज यहाँ होती। तो वो काश वर्ड लाइफ से जो ना इंसान को डिलीट मार देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए कि आप एक इंस्पिरेशन जो आपने गोल लाइफ का सेट कर लिया, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत नाइस डिसीजन रहा आपका कि जो आपको लगा कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो आप उसी इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हुए। अभी आपने बताया कि आपको सपनों में ही जो है इंडिकेशंस मिलते थे, और इस लाइन में आने से पहले आपको इंडिकेशन मिला कि आपने सपनों में हंस को देखा। फिर आपने उसको कैसे रिकनेक्ट किया कि जो आपको हंस हैं वो बता रहे हैं कि आपके लिए मूवमेंट चेंज का समय आ गया है? हाँ, ऐसे बहुत सपने आए, डेफिनेटली हंस दिख रहा है तो फिर मैंने पढ़ लेती थी उसके बारे में। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ड्रीम्स को कनेक्ट करने की, बट मैं उसको एक्सप्लोर करती थी कि इट्स अ साइन ऑफ अ हीलिंग,
इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। इट्स अ बिगनिंग एंड ऑफ जैसे अ न्यू एलियंस दिखना, मुझे क्या दिख रहा था कि कुछ अलग से वर्ल्ड में मैं हूँ, मुझे अलग अलग से एलियंस भी दिखे, तो दैट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ अ स्पिरिचुअल जर्नी। कि ऐसे ऐसे मैंने कनेक्ट किया, मुझे तो ऐसे साइंस मिले। और इनफैक्ट ये मेरे साथ पहले से ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मदर की जब डेथ हुई थी तो वो भी मुझे पहले सपने में देखा था। और आज भी कुछ लोगों से जिनका मेरे साथ कनेक्शन है ना, मुझे कुछ हिंट्स मिल जाते हैं कि उनके लिए कुछ मुझे दिख जाता है, तो फिर मैं उनसे बात करती हूँ, फिर वैसा ही होता भी है रिलेटेड। हंस अगर आपको सपने में दिख रहे हैं, आपको आए हैं, तो एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है कि आपकी लाइफ में बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी है। इसका एक्चुअल इंडिकेशन ये होता है। तो जब आपको सपने में हंस दिखा तो उसने आपको इंडिकेशन दिया कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो जब आपको इस ड्रीम आया होगा ना, उसके आफ्टर 6 मंथ और विद इन 1 ईयर ही आपकी जो है ना, आपने ये देखा होगा कि आपका सेट चेंज हुआ होगा। क्योंकि जब भी ड्रीम आता है, इंसिडेंट होने से बिफोर इंडिकेशन देते हैं, जिनको ड्रीम्स की इंडिकेशन से आते हैं। तो आपको वो टाइम पीरियड मेरे हिसाब से वही रहा होगा सपनों का, जब जिस टाइम आपको वो हंस दिखे उसके आफ्टर 6 मंथ और जो है आपका मूव ऑन होना शुरू हो गया होगा। बहुत अच्छा इंडिकेशन दिया आपको, और ब्लेसिंग्स भगवान बनाए रखें और इसी तरह के इंडिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। फिर जब आप इस इंडस्ट्री में आप आए तो आपको क्या लगा कि किसी की भी माइंडसेट डेवलपमेंट करने के लिए, देखो माइंडसेट क्या होता है, जब हम बचपन से चाइल्डहुड से हम बढ़ते हो रहे हैं, जैसी हमारी परवरिश होती है, जिस माहौल में हम रहते हैं, वैसा ही माइंडसेट हमारा सेटल डाउन हो जाता है। तो क्यों एक माइंडसेट कोचिंग जरूरी है हर व्यक्ति के लिए? फर्स्ट तो आपकी माइंडसेट आपकी फैमिली कर रही है, सेकंड आपका स्कूल कर रहा है, उसके बाद भी हमें एक माइंडसेट कोच की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा। तो मैं बताऊंगी इसके बारे में कि हमारे लाइफ के एरियाज क्या क्या हैं। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, मेन यही है, 4 पिलर्स है। अब इसमें कहीं ना कहीं आज भी लोग आपको देखा होगा जूझ रहे हैं। करियर में सेट नहीं हो रहे हैं, पैसे की दिक्कत है, लोन में हैं, रिलेशनशिप खराब हैं, चल नहीं रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डिवोर्स कितने हो रहे हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें। हेल्थ में देख लीजिए, है ना, इमोशनल हेल्थ को ले लें, मेंटल हेल्थ को, हर एरिया में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? जबकि एजुकेशन लेने के बाद भी अगर पेरेंट्स भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। अब इसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हर एरिया में आप लैकिंग है, और आप अपने फुल जो कर सकते हैं पोटेंशियल पे नहीं है। और फुल पे तो कभी नहीं होगा, आप ग्रो ही करोगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर लग रहा है ना कि यार मेरी कैपेसिटी तो इतनी करने की है। अगर एक फरारी कार है, वो कितनी स्पीड से चल सकती है? 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। आप मान लो आप फरारी हो, आपका पोटेंशियल तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने का है, बट अभी आप चल रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको गाड़ी भी सही है, ड्राइवर भी सही है, टायर वायर सब सही है, इंजन सही है, और मुझे जाना है पुणे से मुंबई, क्यों नहीं जा पा रहे आप अपना गोल क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? आप वो जॉब क्यों नहीं ले पा रहे? आप उतना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? आप वो रिलेशनशिप अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वो जो आपकी फरारी गाड़ी है, यहाँ से पुणे से मुंबई उसको जाना है, रास्ते में ट्रैफिक है, रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? आपके माइंड से। आपका माइंड में रेजिस्टेंस है, आपके पास्ट में कचरा है, इमोशनल बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो। तो जब तक आप वो कचरा, वो ट्रैफिक को हटाओगे नहीं, आपकी गाड़ी कैसे दौड़ेगी? तो एक माइंडसेट पे जब आप काम करोगे, तो जहां आप स्टक हो किसी भी एरिया में, जो मैंने बताया, वो गाड़ी वो आप हटाओगे ट्रैफिक, वही एक काम माइंडसेट का और हीलर, माइंडसेट कोच का और हीलर का है। तो डेफिनेटली उनको हेल्प लेनी चाहिए, और वो ट्रैफिक रेजिस्टेंस क्लियर करने के लिए, कचरा हटाने के लिए, ताकि आपकी गाड़ी चल पड़े। तो ये मोमेंटम आता है लाइफ में। क्या प्रोसीजर रहता है इसका? जिस टाइम आपके पास कोई आया जिसने हमारे इन 4 पिलर्स में से, चाहे मनी ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, कुछ भी जो से उनके ब्लॉकेजेस आ रही हैं, हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि मैं तो अपना 110% दे रहा हूँ, तब भी मेरा रिलेशनशिप जो है स्मूथ नहीं हो पा रहा। आपके पास एक पर्सन आए, तब आप उनको किस तरीके से डील करते हैं, किस तरह से उनके माइंडसेट को रीड करते हैं? जी, तो सबसे पहले जो मेरे पास आते हैं, ठीक है,
पहले मैं उनको एक क्लैरिटी कॉल पे लेके जाती हूँ 1-to-1 टॉक पे, ठीक है। तो मैं समझती हूँ उनकी प्रॉब्लम को डीप में, और जो मेरा अभी तक रीडिंग्स रही हैं वो हमारी ज़्यादातर चीज़ें मोस्टली चाइल्डहुड से आ रही होती हैं, कंडीशनिंग से, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। बताइए कैसे, किस तरह ठीक से है, कुछ? तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक केस का। मेरे पास एक डॉक्टर आई, शी इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर हैं। वो मेरे पास आई कि साइकोलॉजिस्ट, कि मैं बहुत थकी थकी फील कर रही हूँ, एग्जॉस्टेड रहती हूँ, ड्रेन रहती हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। हाँ, और मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा। वो खुद साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है। अब दिस प्रॉब्लम शी केम टू मी। अब मैंने क्या किया, उनके साथ डिस्कस किया, डिग डीप, मतलब खोदो उसे, निकालो। तो जब मैंने समझा उनसे बात करते करते, तो समझ आया कि वो चार्ज नहीं कर रही हैं इनफ, शी इज नॉट चार्जिंग इनफ टू हर क्लाइंट्स। और जैसे अगर उनको चार्ज करना चाहिए 50,000, तो शी इज चार्जिंग 10,000, राइट? क्योंकि इस काम में एनर्जी बहुत लगती है आपकी। आप अगर मेंटल उनको देखते होंगे, वो तो एनर्जी तो एक्सचेंज होता है ना, और अगर आप इक्वल एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो यू माइट ड्रेन योर एनर्जी। दिस इज वन रीजन। अब इसको समझा कि ऐसा वो क्यों कर रही हैं, तो ये समझ में आया कि शी डज नॉट फील डिजर्विंग इनफ, सेल्फ वर्थ इशू है। रीजन? हाँ, अभी उस पर आते हैं। तो ये निकल के ऐसे जैसे हमारे सेशंस बढ़ते गए, ऐसे बातों में, उनके चीज़ों में निकल के ये चीज़ें आई कि एक सेल्फ टॉक चलती है ना, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई डोंट डिजर्व टू बी पेड दिस मच। ठीक है। और एक और चीज़ जो वो कर रही थी कि अपने फैमिली, सिस्टर, आसपास के लोगों को भी वो फ्री में हेल्प करी जा रही हैं, काउंसलिंग कर रही हैं। इतनी एनर्जी उनकी इधर उधर जा रही है। Then she is again feeling drained because she is not getting enough exchange and मतलब उनका ये बिहेवियर था कि बस उसको नीड है, उसकी हेल्प कर दो, उसको पैसे चाहिए, उसकी हेल्प कर दो, उसको ये। तो मैं ये नहीं कह रही कि किसी की हेल्पफुल नेचर के रहते हो, डेफिनेटली करो, गिवर नेचर के हैं, बट अगर आप ये करने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, then somewhere you need to set the boundaries। कहीं पे आपको रुकना है, आपको उसको बैलेंस करना है, राइट? बहुत ज्यादा देना भी, अगर तो आप मदर टेरेसा हो कि मैं महान हूँ, मैं देती जाऊँ, बस मैं बनी इसलिए हूँ, आप ग्रेट हो, फिर तो आप ग्रेट हो, आप करो जो आप, फिर तो आप खुश रहोगे ना, आपकी एनर्जी भी हाई रहनी चाहिए कि देने के बाद तो मुझे एनर्जी हाई हो रही है। आप इतने महान हो, अगर आप इतने महान नहीं हो तो फिर देन यू नीड टू सेट द बाउंड्रीज। बहुत ज्यादा देना भी, आप अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहे, और बहुत ज्यादा लेना भी, टेकिंग, ओवर टेकिंग भी, मतलब लिए जा रहे हो किसी रिश्ते में, तो बैलेंस होना चाहिए देने और लेने का। जैसे हम सांस भी लेते हैं तो बाहर छोड़ते हैं, गिव इनहेल एक्सहेल चल रहा है ना, तो ऐसे ही हर चीज में, रिश्ते में भी गिव टेक, है ना। तो वो उनका ये चल रहा था। फिर जब हम वहां पे आए, कमिंग बैक टू द सेल्फ वर्थ, अब वो क्यों नहीं अपने आप को डिजर्विंग इनफ मान रही। अब फिर वो तार जुड़े चाइल्डहुड से, कि उनकी मदर मैनिपुलेटिंग थी और हर डिसीजन उनके वो लिया करती थी, एंड शी यूज्ड टू टेल हर यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकती, तुम पढ़ाई में ऐसी हो। तो अब वो कहाँ से कि अपने ड्रेन है, एनर्जी ड्रेन है, कहाँ तक पहुंच गए हम? चाइल्डहुड में, कि पैटर्न्स वहां से बनते हुए आ रहे हैं। और क्योंकि जो बंदा बार बार सुन रहा है यू आर गुड फॉर नथिंग, उसका क्या पैटर्न बन गया कि लो कॉन्फिडेंस हो गया, आई एम नॉट गुड इनफ, हाँ, सेल्फ वर्थ लो हो गई। और वही पैटर्न आप सोचो कि एक 8 साल की बच्ची को बोला गया था और कुछ सालों तक, और आज अगर वो 35 ईयर्स की है, तो वो वही कैरी कर रहे हो ना आप। ये इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे हो, ये कचरा आप कैरी कर रहे हो, ये ट्रैफिक है, ये रेजिस्टेंस है जिसकी मैंने बात करी। बस वहीं जाके हम उसकी क्लियरिंग कराते हैं, रिलीजिंग कराते हैं, लेट गो कराते हैं उसको। जब वो सफाई होती है, वो पास्ट का जो ओपन लूप है ना, खुला हुआ, वो कंप्लीट हो जाता है। पास्ट कंप्लीट्स, नाउ यू आर, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? नथिंग, एम्प्टीनेस। नाउ क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एम्प्टीनेस। यानी कि आप दोबारा अपने चाइल्डहुड में पहुंच जाते हो, उस स्टेज पे आ जाते हो जहाँ पे आपकी कहते हैं ना, बच्चे के भाव उस टाइम बनते हैं, तो आप उस स्टेज पे दोबारा पहुंच जाते हो कि अब आपको सब कुछ नया डालना है अंदर। बिल्कुल, सब कुछ न्यू है ना, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पर्सन, न्यू लाइफ, न्यू पर्सन। हम कभी इसको चेंज नहीं बोलेंगे,
आप बदल नहीं सकते हो, आपको न्यू क्रिएट करना है। आपने कहा कि जैसे सेशन के दौरान, जैसे आपने कहा कि डिग योर सेल्फ करते हो, तो जनरली हम 1-on-1 सेशन में ऐसी जनरल बातचीत में करते हैं, या इसको आप कुछ हिप्नोसिस के जरिए ट्रांस में ले जाके उनकी प्रॉब्लम को सर्च करते हो? क्या चीज रहती है ये? देखिए, मैं अभी हिप्नोसिस तो नहीं यूज कर रही हूँ, मैं जनरली यूज करती हूँ 1-on-1 टॉक। हाँ, क्योंकि जब वो आ रहे हैं तो वो उस माइंडसेट में ऑलरेडी हैं कि वो दे आर विलिंग टू हील, दे आर विलिंग टू गेट बिकम अ न्यू पर्सन। तो वो उस माइंडसेट में हैं और फिर वो ओपन रहते हैं, और एक सेफ एनवायरनमेंट मैं क्रिएट करती हूँ जहाँ पे वो शेयर कर सकें, क्योंकि जितनी अच्छी शेयरिंग वो करेंगे ना, मेरे साथ ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड भी है कि वो शेयरिंग बहुत अच्छी करते हैं खुल के, तो वो जहाँ जितना शेयरिंग करते हैं वो उतनी चीजें ओपन अप हो जाती हैं, हम रूट कॉज जान पाते हैं उससे। हाँ, क्योंकि और उनकी ये और भी चीज निकल के आई, जैसे कोई बैड टच हुआ बचपन में, वो उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था, और शी यूज्ड टू फील अनसेफ व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन। अब सोचो वो कब हुआ, और आज तक एज ए एडल्ट शी इज फीलिंग अनसेफ टू ट्रैवल अलोन बिकॉज शी फील्स अनसेफ अराउंड मेन, बिकॉज शी डोंट ट्रस्ट मैन। तो वो फिर जब हमने उसकी रिलीजिंग कराई, उसकी मेथड्स कराए, जो इस केस को थोड़ा सा हम अलग से हैंडल करते हैं, फिजिकल अब्यूज या मोलेस्टेशन या बैड टच, छोटी चीज भी बड़ी होती है एक बच्चे के लिए ना, एज अ चाइल्ड माइंड के लिए, तो वो उसको जब कराते हैं तो नाउ शी इज वेरी मच कंफर्टेबल। तो ऐसे जैसे जिनके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ होता है, जैसे आपने कहा कि आपके पास आते हैं, तो इनको ऐसी भी दिक्कत हो सकती है कि वो आगे रिलेशनशिप में जाने से भी डरते हो, क्योंकि मैरिज नहीं करनी है, किसी का रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत केस आते हैं कि लोग जानते हैं आगे मैरिज करना नहीं चाह रहे, तो क्या वो भी ट्रॉमा से जुड़ता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो मैं कहूँगी कि मैरिज के बाद ही आपके असली ट्रॉमास निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपकी लाइफ मस्त चल रही है, लेकिन जब एक पार्टनर आपके साथ जुड़ जाता है ना, कुछ ट्रिगर होती हैं चीजें, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, कुछ चीजें ट्रिगर होने लगती हैं। तो अगर आपने अपने ट्रॉमास को सॉल्व नहीं किया तो वो दिख के आएंगी। वो आप चाहे उस पार्टनर के साथ रहो, डिवोर्स ले लो, दूसरा पार्टनर, फिर से डिवोर्स हो जाएगा, आप ब्रेकअप हो जाएगा। मैं यही देख रही हूँ ऐसे पैटर्न्स। तो मैं आपको एक बहुत कॉमन ये पैटर्न बताती हूँ कि मैंने जो देखा है, और ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं ना, बहुत लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं, उनके माइंड में ये इम्पैक्ट होता है कि ये लड़ाई हो रही है, और वो अपनी लाइफ में ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो आप देखते हो वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा उनके साथ होता है, और फिर चाहे वो अगर वो अपनी रूट कॉज तक हीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो बार बार वैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो आप जड़ पे, तो हम क्या करते हैं, जड़ पे जाके उसको हील कराते हैं, सो दैट वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है। फिर आप एक अच्छे पार्टनर के साथ आप हील्ड, एज अ हील्ड पर्सन जब जाओगे। क्या टेक्निक होती है ये हील करने की? जैसे मैं आपके पास एज ए पर्सन आई हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे को रिलेशनशिप का इशू है, मैंने आपके साथ अपनी पूरी बातचीत खोली कि मैं डे 1 ऐसे इनसे मिली, ऐसे हम पार्टीज में जा रहे थे, अब मुझे जो भी है इस वजह से, तो आपके पास वो क्या हील टेक्निक है जो अपने उस ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं? तो देखिए, मैंने अपने खुद की कुछ मेथड्स डिस्कवर करे हैं। अब उसमें ना कॉम्बिनेशन है, मैं ऐसे एक चीज नहीं बता सकती। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्सेशन, जर्नलिंग, मेडिटेशंस, एक्सरसाइजेस, या एक मेरे बहुत पॉपुलर भी है ये टेक्निक, ओपोनोपोनो है, हवाईयन प्रेयर है, वो है, ठीक है। बर्निंग बॉल होता है जिसमें हम लेट गो के लिए हम लिखवा के उसको बर्न कराते हैं, लेटिंग गो एक्टिविटी। ये छोटी सी चीज है जो कि लोग समझते नहीं है, लेकिन जब वो करते हैं ना तो उनको बहुत रिलीज होता है, वो रिलीज होता है, शेयरिंग में रिलीज होता है, ठीक है। एंड ये मेथड से मेन मेरा फोकस रहता है कि रिलीजिंग, सफाई जितनी करो। आप देखो, जब सफाई करो, मतलब ये जो क्लीनिंग हो रही है ना, अंदर से आप खाली हो रहे हो, एक एम्प्टी, अभी आप भरे हुए हो, आप इस चीज से भरे हो, फियर, एंगर, जेलसी, ये आपके अंदर फुल है। अब आप कह रहे हो मेरे पास पैसा आ जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, अबंडेंस आ जाए, कहाँ से आएगी? जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं तो आप फुल हो, तो हम उसको खाली कराते हैं ये मेथड से, यानी कि गाइडेड मेडिटेशन, जर्नलिंग, जैसे काउंसलिंग, सब कुछ। मुझे एक्चुअली उसको ना टेलर मेड करती हूँ डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी, क्योंकि एक दवा सबको नहीं लगती।
एक दवा सबको जैसे डॉक्टर कहते हैं ना एक दवा सबको नहीं लगती, तो उस तरह से मेरे बेस्ट रिजल्ट्स क्यों हैं, क्योंकि मैं ये देख लेती हूँ कि इस पर्सन के लिए ये मेथड अच्छा है, ये लॉजिकल पर्सन है, इसको ये मेथड सूट करेगा, इसके लिए क्योंकि मैंने बहुत सारे चीज़ें सीखी हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, रेकी, होपोनोपोनो, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो देयर इज़ नॉट वन थिंग, देयर इज़ नो वन सॉल्यूशन फॉर ऑल। तो उसको मैं कस्टमाइज करती हूँ डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, डिपेंडिंग ऑन उसके लिए क्या काम कर रहा है, कौन सी दवा उसको लगेगी, तो वैसे मैं उसको देती हूँ। ऐसा कोई केस जिसने आपके पास आया, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई आपको और कुछ टाइम के बाद आपके पास थैंक्स करने आया कि अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है? बिल्कुल, ऐसे तो मेरे साथ तो ये रोज होता है, ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे ऐसे जो मैं सुनती हूँ, मुझे वीडियो में भी वो रिकॉर्ड करके देते हैं और टेस्टिमोनी, तो ये तो मेरे साथ रोज का होता है। और तभी तो मैं इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ किसी की लाइफ में। कोई तो ऐसा केस जो ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए? हाँ, तो डेफिनेटली मैं कभी एक शेयर करूँगी। मेरी एक क्लाइंट है अभी, शी इज़ अ साउथ इंडियन, तो वो मेरे पास आई थी, रिलेशनशिप्स में बहुत इशू हैं, करियर भी, मतलब जॉब नहीं लग रही है उनका, बहुत रिएक्ट, मतलब एकदम से रिएक्ट कर देती, मदर इन लॉ के साथ, ठीक है, हस्बैंड के साथ, पीस ऑफ माइंड तो है ही नहीं। तो आप अगर एक जॉब लेना चाह रहे हो, अब वो मेरे पास आई, मुझे जॉब लेनी है, मुझे करियर सेट कर, लेकिन एक्चुअली वो कनेक्टेड आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ से है, पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, माइंड शांत ही नहीं रहेगा, तो फोकस कैसे करोगे, या स्टडी कैसे करोगे, जॉब कैसे लोगे? तो आते वो किसी और चीज के लिए और एक्चुअली में चाहिए उनको कुछ और होता है। तो हमने कहाँ पे काम किया, उनके अगेन कि कॉन्फिडेंस लो है, क्यों है कॉन्फिडेंस लो, फिर अगेन उनकी चाइल्डहुड पे गए, तो उनके आए कि फादर उनके बहुत डांटते थे, मारते थे बचपन में। तो वहां से हमने जब की रिलीजिंग, नाउ शी इज अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कि वो पास्ट इमोशनल को उन्होंने रिलीज कर दिया। नाउ शी इज, अभी वो मुझे ऐसे आई फीडबैक देने कि आप यू आर अ सुपर कोच। अब मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ ना, वो मेरी रिकॉर्डिंग 10 बार सुनती है सेशन की, कि ये आपने इतना सारा क्या बोल दिया एकदम से, लेट मी वॉच इट अगेन। तो अभी वो शी वॉज लाइक, आई एम सो थैंकफुल टू यू, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास, कि मैं आज की डेट में सिचुएशन वही है, मदर इन लॉ वही है, हस्बैंड वही है, लेकिन मैं बड़ी पीस ऑफ माइंड में हूँ, काम स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से। मतलब कि ये टेक्निक आपकी वो है कि जो आपकी एंगर मैनेजमेंट करवा देती है। एंगर मैनेजमेंट, और आपका जो अगर हर्ट भी हो रही थी, वो आप किसी बात से हर्ट हो गए, रो रहे हो, या आपको बुरा लग गया, डिप्रेसिव स्टेट में, हाँ, वो भी नहीं है, आपकी इनर स्टेट अच्छी है ना, आप खुशी में हो, चाहे बाहर कितना भी, वो कहते हैं ना एक समुंदर है, बाहर लहरें जितनी भी, आपकी लाइफ की सिचुएशंस आ रही हैं, कुछ हो रहा है कुछ, लेकिन अंदर से समंदर शांत होता है, डीप इनसाइड, तो वो डीप इनसाइड शांत हो गई है, वो उसका रिजल्ट आया। उसके लिए जो मुझे रोज वो थैंक यू बोलती है कि थैंक यू सो मच, कि आपकी वजह से मैं इस स्टेट में हूँ आज, कि मैं पीस ऑफ माइंड में हूँ, काम में हूँ, और अब वो जॉब भी उन्होंने ले ली है, कॉन्फिडेंट है शी इज। तो क्योंकि जब माइंड ही नहीं शांत होगा, आप करियर पे कैसे फोकस करोगे? तो अभी रिलेशनशिप्स, इसलिए हमारा जो कोर है ना, वो रिलेशनशिप्स है। आपको रिलेशनशिप्स पे काम करो, पीस ऑफ माइंड आएगा, करियर आएगा, करियर आएगा तो मनी अपने आप आएगा। बिल्कुल। तो ये पीस ऑफ माइंड पे काम करूँगा, इनर होगा तो हेल्थ अच्छी होगी। सबसे पहला है कि चार हमारी, मुझे लगता है कि इस पूरी इसमें है, हमारी हेल्थ हो गई, हमारी मनी हो गई, हमारे रिलेशनशिप्स हो गए, हमारा करियर हो गया। अब इंटरलिंक, करियर मनी तो रिलेटेड है। हाँ, करियर मनी रिलेटेड चारों पिलर आप इंटरकनेक्टेड है। जैसे कहते हैं ना कि इंटरकनेक्टेड है। गुड हेल्थ है तो गुड वर्क की कैपेबिलिटी है, गुड वर्क की कैपेबिलिटी है तो आप करियर में अच्छे से काम कर पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं तो अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, अच्छा अर्न कर पा रहे हैं तो इनर सोल आपकी हैप्पी है। आप जब इनर सोल से हैप्पी हैं तो आप खुद खुश हैं, अपने पार्टनर को खुश रख पा रहे हैं। तो ये चारों जो पिलर्स हैं ना इस चीज़ की, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे मेन रूट कॉज सर्च करके उसके ऊपर काम करना एक बहुत बड़ी टेक्निक रहती है। कोई ऐसी बुक जो आपने पढ़ी हो इस लाइन में लेके, और जो हमारे ऑडियंस पढ़ के भी अपने बिहेवियर को चेंज कर पाए, ऐसी कुछ बुक रिकमेंड वगैरह
कर पाएंगे? बिल्कुल, जो मैंने शुरुआत में पढ़ी थी वो थी पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ, इकॉर्ट टोले। तो वो मुझे ये सिखाया उस बुक ने कि कैसे प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मोमेंट, मतलब ऐसे झपकते ही अभी मोमेंट आ गई, नाउ इज द प्रेजेंट, नाउ नाउ इज द नाउ। तो उसमें रहना, और उसमें मुझे क्या सीखा कि मैंने क्या सीखा, बिकमिंग अ विटनेस ऑफ माई ओन सेल्फ। जैसे कि ये मैं हूं और मैं अपने आप को एक दूरी से देख रही हूँ, एक ऑब्जर्वर है मेरे ऊपर, सीसीटीवी कैमरा मैंने खुद ही लगा रखा है और मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो चीज मैंने उससे सीखी। उससे मेरा बहुत रिएक्टिव जो बिहेवियर था ना, कि हम एकदम रिएक्ट, गुस्सा कर देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, वो माइंडफुलनेस मेरे अंदर आई पावर ऑफ नाउ बुक से। पावर ऑफ नाउ, हाँ, तो वो क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे गीता में तो कहते हैं ना कि विटनेसिंग योर सेल्फ, और जो मैं कुछ क्रिया वगैरह करती हूँ, मेरे गुरुजी कहते हैं कि अपने आप को देखना, इस पल को जीना। हाँ, इस पल को जीना, इस पल को जीना। और ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, मतलब दूर से, एक डिस्टेंस से अपने आप को देखो कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि अपनी गलतियां निकालो, लेकिन ऑब्जर्व, वहां से शुरू करो। आप अवेयर हो जाओ, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स दोनों को पहचानो। मैसेज अल्टीमेटली हर एक लाइन का यह कि आपको अपनी वीकनेस पे भी काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे भी काम करना है जी। जब तक आप अपना डीप एनालाइज करने के बाद अपनी वीकनेस को सर्च नहीं कर पाओगे तो उसको, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलोगे? तो यहाँ पे वो भी चीज़ आ जाती है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि एट प्रेजेंट में हमें रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट में सब कुछ उनके पास है, जैसे आपने कहा कि ट्रॉमा में है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, एट प्रेजेंट सब कुछ है लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। यानी कि अगर आप प्रेजेंट में नहीं हो तो आप अपना फ्यूचर भी खराब कर लेते हो जी, क्योंकि आप पास्ट की चीजों को, बैगेज को कैरी किया हुआ है, छोड़ नहीं रहे। हाँ, बैगेज को कैरी किया हुआ है। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन यही है कि ऑडियंस के लिए मुझे लगता है मैसेज है कि सबसे पहले आप अपने आज में जीना सीखो, वो बहुत जरूरी है। आप अपने स्ट्रेसफुल लाइफ में, देखो आप आईटी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, उसके बाद आप एज ए सोशल वर्किंग में भी चल रहे हो, क्योंकि देखो जब हीलर एक पर्सन है ना, वो तो सोशल नेटवर्क के लिए काम कर रहा है। इसमें डेफिनेटली हर हीलर जो है वो इस चीज़ के लिए तो है ही कि एनर्जी एक्सचेंज तो चाहिए, जैसे हर चीज़ है, एनर्जी एक्सचेंज तो ज़रूरी है किसी भी लाइन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अब आईटी में आपने जॉब करके अब आओ, डे बाय डे आपने लोगों के लिए सेशंस किए, आपका डे भी फुल ऑफ स्ट्रेस है, तो आप उस स्ट्रेस को कैसे रिलीज करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेस तो रहेगा, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रेस कुछ नेगेटिव नहीं है, स्ट्रेस एक अच्छी चीज है। आपको वो रेजिलियंस होना चाहिए आपके अंदर कि आप उसको मैनेज कर रहे हो। मैंने पहली बार किसी से सुना कि स्ट्रेस अच्छी चीज है। हाँ, क्योंकि वो आपको और पावरफुल और स्ट्रांग बना रही है ना। जैसे कि क्या कहते हैं कि हीरे को क्या तराशना है ना, हीरे को तराशा, जितना तराशा जाएगा उतना अच्छा होता है। हीरे को जितना ज्यादा उसको वो पड़ेगी मार, वो उतना अच्छा निखर के आएगा। तो वही है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होना अच्छी बात है, आप उसको एज अ चैलेंज लो, लेकिन स्ट्रेस है तो ये सीखो कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो मैंने वो अपनी लाइफ में क्रिएट किया है। कैसे कर सकते हो आप? अब मैं अपना बता देती हूँ कि सुबह का 1 घंटा मेरे लिए है ही, बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल, आपको करना है। अब लेडीज में मेरा ज्यादातर विमेन के साथ रहता है कनेक्शन, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर है कि मैं रिलेट करती हूँ। तो विमेन क्या है, उठते ही शुरू हो जाएंगी, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, हस्बैंड के लिए ये अपने लिए क्या। पहले ये सब करने से पहले 1 घंटा पहले उठ जाओ, आधा घंटा पहले उठ जाओ। मी टाइम कहाँ है आपका? आप अपनी बैटरी कब चार्ज कर रहे हो? वो बैटरी चार्ज होना बहुत जरूरी है। डेली में, रूटीन में आपके लिए टाइम होना ही होना है, वो मेरे लिए है ही है, चाहे कुछ भी हो, वो नॉन नेगोशिएबल है। अब उसमें मैं अपनी मेडिटेशन करूं, मैं शांभवी मुद्रा करती हूँ, महामुद्रा सदगुरु की फॉलो करती हूँ। अब आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, रीडिंग करो, राइटिंग करो, जर्नलिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, आधा घंटा 1 घंटा सनलाइट में बैठो सुबह। आधी प्रॉब्लम तो आप सनलाइट ले लोगे ना, दुखी फील होना बंद हो जाएगा आपको। ये लोग समझते नहीं है, सनलाइट से आपकी बैटरी चार्ज होती है। तो ये बैटरी चार्ज रखो ना अपनी, आपकी बैटरी लो होती जाती है, इसलिए आपको मैनेज नहीं होता। दूसरी चीज, जो एक्शन में मैं हमेशा कैसे रहती हूँ, मेरे को इतनी सारी चीजें करनी है, सब कुछ माइंड में नहीं होता है,
मेरा अभी आपको मोबाइल दिखा दूँ तो मेरा पूरा कैलेंडर सेट है, अगले घंटे मुझे क्या करना है, मेरे सारे टास्क लिखे हुए हैं उसमें। अभी किसी का बर्थडे पे जाना है, वो भी है वहाँ। मुझे कहीं अगर अभी मैं वृंदावन गई, कुंभ में गई, तो मैंने पूरा प्लान करके, कैलेंडर मेरा पूरा सेट है। ये चीज़ मैं सबको सिखाती हूँ, क्योंकि आप कहते हो, लोग कहते हैं यार बहुत काम है, बहुत काम है। कहाँ है? मेजर, क्वांटिफाई करो उसको, लिख के दिखाओ 10 चीज़ें कहाँ हैं। माइंड में है, वो माइंड में ही लगता रहता है, बस ओवर थिंकिंग होती रहती है, यार इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है। क्या करना है? लिख के दिखाओ, 10 चीज़ें हैं, 20 हैं, 100 हैं, तो वो मेरे कैलेंडर में है, मुझे क्या करना है। और हर अगले घंटे मुझे पता है, अब मुझे यहाँ का पॉडकास्ट है, अगर 3 घंटे मैं लेके आई हूँ कि मुझे अब जाके मेरा क्या करना है, एक कॉल है, वो पूरी सेट है। तो वो आपको एक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन थोड़ी सी क्रिएट करनी है, डिसिप्लिन क्रिएट करना जरूरी है, डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन में लोग फंसे हैं, हो नहीं रहा, लेजीनेस। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेजीनेस। फिर हमारे आजकल का लिविंग स्टाइल, जो हम छोटे थे, अब मुझे काफ़ी यंगर हो, अभी मुझे नहीं लगता कि 30s में ही हो गए, तो ये एज या जो अब यंग जनरेशन है, इनका डे रूटीन क्या है? लेट नाइट तक जागना है, स्क्रीन टाइम, बिल्कुल, और मॉर्निंग डिले, यानी कि उनका दिन ही देर से शुरू हुआ। हमारे चाइल्डहुड में हमने सीखा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है। जब वो वाइब्स, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, जो वो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, जो आपको पूरे दिन एक, कहते ना, एक पहाड़ खड़ा कर दो, पत्थर की तरह डट के खड़े होने की हिम्मत देती है ना, तो वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है। ये आपके अंदर वो पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं। बहुत अच्छा था कि अपने अंदर पॉजिटिविटी होगी तो आप कर पाओगे। साथ ही साथ टाइम टेबल मैनेज करना। देखो, हम जब कोई स्कूल जाते हैं, 9 पीरियड्स हैं, अगर हम वो बच्चों के लिए टाइम टेबल सेट होता है, 9 पीरियड्स लगते हैं, उनके प्रॉपर उनके होमवर्क्स दिए जाते हैं, वो बच्चा भी तो कर रहा है, वो टीचर्स भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में 4 या 5 चीजें मैनेज नहीं कर पाते। क्या? हमारा घर, हमारा करियर, मेन 2 ही चीजें, या फिर रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रहे। वर्किंग लेडीज हैं, यार मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, मैं तो सुबह घर पे खाना नहीं बना के आई, मेरे हस्बैंड ने मेरी लड़ाई हो गई, तूने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पे, अगर वो ही हम चीज़ें टाइम टेबल मैनेज करके, आपको पता है आपके वर्किंग आवर्स इतने हैं, आपको इतनी देर का ये काम करना है, हेल्पिंग हैंड्स लेके चलें और टाइम टेबल मैनेज करके चलें, जब लाइफ डिसिप्लिन में चलेगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जितना आप अपने अंदर ऑब्जर्व, मतलब इनपुट अंदर अच्छा लेंगे तो आउटपुट अच्छा देंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरे को एज ए अपना एस्ट्रोलॉजर में भी, एज ए जब मैं सब लोगों से मिलती हूँ, हीलर से, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि किस तरह से लोगों को मोटिवेट करना। आप अपने आप को मोटिवेट कर लोगे, लोगों को मोटिवेट करके उनके लिए काम करना एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का काम है, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ आपकी थॉट्स जो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उन्हें अपना दिन, जैसे मगर लेजीनेस आज का कल का प्रॉब्लम है, सोचते सब है कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगी, या मैं जल्दी उठूंगा, मैं वॉक पे जाऊंगा, मैं बैडमिंटन खेलूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे चलो कल से शुरू करते हैं। इस चीज को वो कैसे चेंज कर सकते हैं? कुछ ऐसा सेट माइंडसेट हो सकता है कि वो उस माइंडसेट को कैसे डील करें? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। मेरे पास यही ज्यादातर आती है, जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन, कि काम को टालना है ना। तो एक चीज इसमें मैं कहूंगी, how you do anything is how you do everything. How you do anything, that is how you do everything. जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, वैसे आप सब कुछ कर रहे हो। मतलब छोटी चीज से शुरू करो, ठीक है। जैसे कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो जिम जाना, ठीक है, तो आप अब अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप और क्या क्या चीजें टाल रहे हो। एक प्लम्बर को भी बुलाने को भी आप टाल देते हो, छोटी सी चीज है। आप अगर आपका पैटर्न ही बन गया है वो, कि आप हर चीज में यही कर रहे हो, हाउ यू डू एवरीथिंग, आप हर चीज में यही कर रहे हो कि चल यार इसको कल कर देंगे, चल यार इसको वो कर देंगे। तो आपका और ये चीज आपकी फिर जॉब में भी झलक रही है, काम में भी झलक रही है, तो ये वहां तक जा रही है चीज। तो आप छोटी चीज से शुरू करो कि अच्छा चलो मेरे घर के ये काम थे, ये चला मैं लिस्ट बना लूं कि ये मुझे करने हैं, ठीक है। तो उसको आप अपने या तो कैलेंडर में डाल दो, मैं तो सबसे इजी तरीका, या आप कॉपी में लिख लो टू डू लिस्ट, उसको देखो और सुबह लिख लो, या एक रात पहले ही लिख लो। पहले मैं ऐसा करती थी, एक रात पहले लिख लो कि ये मेरे 10 काम है,
ज्यादा भी मत लिखो, 3 लिखो कि 3 मुझे करने हैं कल और किसी भी हाल में मुझे ये करने हैं। अपने आप से आप प्रॉमिस कर लो, या सबसे अच्छा है कि किसी को बता दो कि अपनी वाइफ को या हस्बैंड को या फ्रेंड को पता है मैं कल ये करने वाली हूँ, तो मेरे से पूछ लेना कि मैंने किया कि नहीं। एक अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है आपकी, ठीक है। और फिर एंड ऑफ द डे जब आप सो रहे हो तो एक बार देखो कि आपने किया वो। और एक ट्रैकर बना लो, मैं तो ट्रैकर बना लेती हूँ, हैबिट ट्रैकर बना लो। जैसे आपको एक हैबिट शुरू करनी है वॉक की डेली, तो अब आप लिखोगे वॉक और उसमें डेट वाइज आप बनाओगे और रोज रात को आप देखोगे कि मैंने वॉक की कि नहीं, टिक, आज मैंने वॉक की नहीं की, क्रॉस। जैसे आजकल गूगल फिट देता है हर एक चीज की, क्योंकि डाटा एनालाइज करता है, तो आप अपने आप को एनालाइज करो। जब तक आप मेजर नहीं करोगे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको दिखेगा ना कि यार 30 दिन में से 20 दिन तो क्रॉस ही है, वो दिखेगा, एक आपकी एग्जिस्टेंस में आएगा वो। नहीं तो अभी सब माइंड में चल रहा था, तो वो दिखेगा, दिखता है जब लिखा हुआ विजुअल। यानी कि लिखने की हैबिट डालें। आपकी इस बात से मुझे एक ना कबीर जी का दोहा याद आ रहा है। उनका था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भोरी करेगा कब। तो वो नाइस है कि आजकल लोगों को वही चीज है, टालने की जगह जो चीजें आप कल के लिए सोच रहे हो उसको इमिडिएट करो और उसको लिख के करो, लिख के करो। राइटिंग हैबिट्स डालें, राइटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी चीज रहेगी। और ये आपको एक बार हैबिट कैसे बनती है, अब देखो आपको आपका सेट रूटीन है, बीच में आपको वॉक की हैबिट डालनी है, तो आप कैसे डालोगे इसको? एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ सकते हैं आप हैबिट्स बनाने के लिए। इसको कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। मतलब जब मैं नहा के निकलूंगी, पूजा करने के बाद मैं आधा घंटा वॉक करूंगी, आपने उसको स्टैक में डाल दिया। हैबिट जब भी बनानी है कि जब मैं नहा के निकलूंगी, मैं पूजा करने के बाद वॉक पे जाऊंगी, वॉक से आके मैं बुक रीड करूंगी 5 मिनट्स। तो आपने एग्जिस्टेंस में डाल दिया उसको, स्टैक में डाल दिया कि इसके करने के बाद मैं ये करूंगी, इसके करने के बाद मैं ये करूंगी। और किसी को अकाउंटेबल रख लो कि मैं डेली उसको बताऊंगी कि आज मैंने ये किया, ठीक है। या अपना ट्रैकर बना लो, डेली उसको मेजर करो। मेरे पास जर्नल है, मैं हर साल लेती हूँ, 4 साल से मैं, मेरा न्यू ईयर पे नया जर्नल आ जाता है और उसमें पूरा होता है कि मुझे कल क्या करना है, रात को सोने से पहले कि वो मैंने आज क्या किया जो मेरे गोल के करीब मुझे लेके जा रहा है। जो मुझे चीजें नहीं लेके जा रही मैं उसको क्रॉस कर देती हूँ, वो करना मैं बंद कर दूंगी। मुझे फालतू का टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। थोड़ी सी लाइफ है, अच्छे से उसको क्रिएट करना है, सब कुछ करना है। और कर सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो, सब कर सकते हैं। मेरे सारा खेल यहाँ का है। हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स हैरान है, तेरा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, तू अपनी फैमिली को भी देख रही है, तू अपना ये पैशन भी कर रही है, तू जॉब भी कर रही है, तू बच्चे को भी देख रही है। और डेलीगेट, जो काम मैं दे सकती हूँ, कुक मेरी अलग लगी हुई है, घर का सारा वो देख रही है, मैं उसमें अपना टाइम नहीं लगाती। आई एम नॉट सेइंग मुझे शौक नहीं है, मैंने बहुत साल 12 साल कितने साल करी है कुकिंग। अभी मेरे को जब मन करेगा, मैं मूड पे है मेरा कुकिंग का, लेकिन मैं काम आप डेलीगेट करो जो आप कर सकते हो। अगर जो आप किसी से करो, जैसे बच्चे की होम ट्यूटर है, अच्छी से लगा दी, कुक है, घर का देख रही है, बाकी तो फिर मेरे पास टाइम बचेगा ना और चीजें करने के लिए। अभी जैसे मैं अब इस करियर में हूँ तो मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, तो मैं एडिटर से करवाऊंगी। अब मैं वहां बैठ के अपना टाइम थोड़ा ना वेस्ट करूंगी। जो चीजें मैं दे सकती हूँ किसी को, गिविंग सम एक्स्ट्रा मनी, that you should know your worth, so you can create more from that time जो आपके पास बच रहा है। That's a mindset of an entrepreneur, जो कि अब मैं इन चीज़ों में आई हूँ तो कर रही हूँ वैसे, तो वो आपको करना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब आप बात करें तो माइंडफुलनेस भी बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग आप थोड़ी थोड़ी देर में यू शुड डू, है ना। आप अवेयरनेस में रहो और डीप ब्रीदिंग करो थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अगर आप एंगर में आने वाले हो तो उसके लिए आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो ये चीज़ें, तो जैसे फियर है, एंजाइटी है या इनसिक्योरिटीज हैं, वो भी इन टेक्निक से ठीक होती हैं? जी बिल्कुल। और एक टेक्निक मैं बता देती हूँ अगर ऑडियंस के लिए, होओपोनोपोनो की हवाईयन टेक्निक है। मैंने पहली बार नाम सुना ये। अच्छा, ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है। मैं एक टेक्निक दे देती हूँ लोगों को जो कि ये इजीली कर सकते हैं। बहुत इजी है इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो वैसे जो मैं सेशंस में कराती हूँ अलग है। तो होओपोनोपोनो ये हवाईयन टेक्निक है जो कि डॉक्टर ह्यूलन ने इन्वेंट की थी। इसमें हवाई के क्रिमिनल्स थे, हवाई में मेंटली इल क्रिमिनल्स, उनको ऐसे बांध के रखा जाता था।
तो उन लोगों को वो बहुत डॉक्टर्स को बुलाया, वो ठीक नहीं हो रहे थे मेडिसिन से, डॉक्टर ह्यूलन को बुलाया, उन्होंने उनको हील किया और 2 साल में वो हॉस्पिटल ही खाली हो गया था। कैसे हील किया उन्होंने? इस प्रेयर से, जो मैं अभी बताने वाली हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर। तो ये कैसे होती है कि उन्होंने क्या किया कि एक वो मिले भी नहीं उनसे, एक क्रिमिनल की फाइल ली, उस पर ये प्रेयर बोली और बस इतना किया था उन्होंने ऐसे। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आपको इस माइंडसेट में आना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड मी। मेरे साथ जो भी हो रहा है, कोई लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, कोई सिचुएशन मेरे साथ हो रही है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ब्लेम लेना है अपने ऊपर, आपको जिम्मेदारी लेनी है कि ये जो हो रहा है वो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैंने इसको क्रिएट किया, मैंने ही इस चीज को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। ठीक है, उस माइंडसेट में अब आप आ गए। अब आप सिर्फ 4 सेंटेंसेस बोल के ये मेथड कर सकते हो। वो क्या है वो 4 सेंटेंसेस? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वेरी नाइस, वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है ये, कोई भी कर सकता है। और जो मैंने इसके सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं, अगर आप ये 4 सेंटेंसेस 108 टाइम्स बोलोगे, 8 to 9 मिनट्स में हो जाते हैं। तो ये आप 108 टाइम्स बोलोगे और कोई एक सिचुएशन लेके, ठीक है, उसके लिए आप करो, ये चैंटिंग है, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। कुछ दिन में मिनिमम आप 10 डेज 20 डेज करो, ठीक है, और आप 11 टाइम्स चैंट कर सकते हो, 55 टाइम्स कर सकते हो, आप लिख सकते हो इसको, आप बोल बोल के कर सकते हो, आप माइंड में कर सकते हो, आप कैसे भी करो, इसका कोई ऐसा सेट रूल नहीं है। बट मेरे लिए जो बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं दैट इज 108। तो मैं जब कोई भी सिचुएशन है, अगर मुझे कोई सिचुएशन, आपको कोई भी सिचुएशन परेशान कर रही है, आप ये करो प्रेयर, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब ये क्या है? ये हाई वाइब्रेशन वर्ड्स हैं और तो कुछ नहीं है, इसकी एनर्जी हाई है। तो जब आप हाई वाइब्रेशंस वर्ड बोलोगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा आपके आसपास, और कुछ ना कुछ वो सिचुएशन में, या तो कोई सामने से कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी, या आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, या आपका जो भी प्रॉब्लम था, जैसे मैं बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल छोटी सी बात लेते हैं, ऑफिस में मेरा बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ। अब मैंने बॉस के लिए क्लियरिंग करी, इसको क्लीनिंग कहते हैं, ठीक है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ऐसा मैंने किया। अगले दिन खुद बॉस का फोन आ गया कि सॉरी नेहा, मैंने ऐसे बोल दिया, सो इसको यहीं खत्म करते हैं। मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, हाँ, मतलब आपकी वो वाइब्रेशंस जा रही है ना वहाँ, वो सामने से खुद आ गए। ऐसे मैंने और भी, जैसे किसी को पैसे दिए या मेरे पैसे फंस गए, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग आई डिड क्लियरिंग कि ये मेरे साथ हुआ है ना, मेरे पैसे फंसे, मैंने किसी को दिए थे, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई लव यू, आई एम सॉरी, इसको किया। कुछ दिन बाद सामने से फोन आया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो दिस इज वेरी मैजिकल। अब मैं जिसको भी मैजिकल वर्ड्स हैं फिर तो ये, हाँ, जिसको भी ये सिखाती हूँ वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दे सी द रिजल्ट्स। तो और मैंने तो ये बहुत चीज़ों में अप्लाई किया, बहुत इजी चीज़ है, आप कर सकते हो इसको, बस इसको फेथ रख के। ये कॉन्सेप्ट होता है वन एनर्जी का। अब जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने जब किया, तो उन्होंने कहा आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट देयर इज समथिंग इनसाइड मी विच इज क्रिएटिंग दिस इलनेस इन देम। बहुत डीप आता है ये, बहुत डीप। जैसे अगर मेरा बच्चा रो रहा है या चिल्ला रहा है, तो मैं होपोनोपोनो करूंगी इस माइंडसेट से कि मेरे अंदर कुछ है जो कि वो चिल्ला रहा है, मेरे अंदर कुछ है कि वो गुस्सा कर रहा है, मुझे अपने आप को क्लियर करना है, मुझे अपनी हीलिंग करना है। तो मैं ये प्रेयर करती हूँ उसके लिए, वो ठीक शांत हो जाता है, उसका रोना बंद हो जाता है। और अगर वो कुछ भी अगर परेशान कर रहा है मुझे, तो मैं ये प्रेयर करती हूँ, वो अपना नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो एनर्जी, क्योंकि आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, आपका माइंड काम हो रहा है। वहां से मदर इन लॉ चिल्ला रही है, मेरे माइंड में चल रहा है आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो सोचो ना कि कितना ब्यूटीफुल है। आप भीड़ में हो, अब मैं कहीं भीड़ में जा रही हूँ, मैं अभी प्रयागराज गई हूँ, भीड़ है, मुझे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। मेरा ये चल रहा है कि एवरीबडी इज, वी आर ऑल वन, हम अल्टीमेटली हम सब एक ही हैं, वन एनर्जी। आप उस माइंडसेट में आ गई हूँ मैं, काफ़ी चीज़ें सीख के। तो कुछ मुझे शोर मच रहा है, कुछ है, या कुछ
अगर सिचुएशन भी अभी आ रही हैं, मैं इस जर्नी में हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो टेकिंग इट, एंजॉइंग इट, अनसर्टेनिटीज को एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ वही है, कभी भी कुछ भी पल में हो जाता है। कोई आप प्लान करके कुछ चलोगे, हो कुछ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई लोग तो आते हैं, आप तक पहुंचते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी क्या टेक्निक है जो जब एक पर्सन को ये रियलाइज हो कि उन्हें अपनी लाइफ में चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोगों को वो सब कुछ उसी चीज़ को बार बार अपने अंदर एनर्जीज, वही वाइब्रेशंस को अंदर क्या है ना फीड कर रहे हैं। हस्बैंड से नहीं बन रही है, जैसे अभी आपने कहा मेरी ये, वो बस अपने उसके अंदर फीड कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे रियलाइजेशन हो कि उन्हें चेंज की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने सही बोला। बहुत लोग डिनायल में ही है, मतलब वो मानते नहीं ना कि पता ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको। ठीक है, उनके लिए हम देखो फोर्स कभी नहीं कर सकते किसी को। पहली बात, ऐसा इंसान जो डिनायल में है ना, वो मेरे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझे हेल्प चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कैसे अवेयरनेस आए? ऐसे लोगों के लिए हम अभी इतने सारे गुरु हैं, बीके शिवानी, सदगुरु, ठीक है, ये लोग भी तो अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहे हैं। बीके शिवानी जी को मैं भी बहुत सुनती हूँ, बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ। मैंने भी उनको काफी सुना है। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? मैं एज अ मतलब हीलर या कोच, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ जितने ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, अपनी बात पहुंचा सकूं। या मेरा स्टाइल ऑफ लिविंग स्टाइल यही है। मेरे काम वाली भी है तो मैं उसको बताती हूँ ऐसे कर। मैं जहां जाती हूँ मैं ये स्प्रेड करती हूँ, अगर जितना मैं कर सकती हूँ। मैं फोर्स नहीं कर सकती किसी को, क्योंकि अब इसमें ना एक अपना हर किसी का टाइम भी है। हर कोई अलग अलग लेवल पे है, इवॉल्व हो रहा है। सोल की जर्नी है, जहाँ सब एक ही जगह रहे हैं, एज अ सोल हम एक ही जगह जा रहे हैं टूवर्ड्स जो कि अल्टीमेट है कि, है ना, मोक्ष। तो जहाँ सब वहीं रहे, लेकिन अलग अलग लेवल पे। अभी कोई ABCD लिखना सीख रहा है, कोई ग्रामर सीख रहा है, कोई पैराग्राफ पे पहुंच गया है। अब अगर हम इधर हैं तो हम उनको ला सकते हैं ऊपर, क्योंकि वही हम काम कर रहे हैं ना। एज सारे कोचेस और हीलर्स क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम रियलाइज करवा सकते हैं कुछ चीजों से, उनको एक मिरर दिखा के। लेकिन उन्हें सामने अपने लिए जो है विलिंगनेस अंदर से अपने लिए स्टेप खुद लेना पड़ेगा। पहले उन्हें समझना पड़ेगा कि उन्हें चेंज की जो है नीड है। क्योंकि ये जो आप कह रहे हो ना कि फोर्स हम किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ हीलर आप किसी की, जिसकी सफरिंग जितनी लिखी है ना, उसको आप बदल नहीं सकते। वो उसकी सफरिंग उसको झेलनी ही है, जो डिस्टाइंड है। हाँ, जो उसमें मैं इतना बोलूंगी कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। उसमें आप चाहे उसको जितना समझा लो, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी डेस्टिनी में लिखी है वो सफरिंग। ये ना, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ। एज ए एस्ट्रोलॉजर में बहुत सारे चार्ट्स देखती हूँ, सब चीज़ें देखती हूँ। तो जो चीज़ आपकी डिस्टाइंड है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोग कहते हैं नहीं आप अपने कर्म से बदल सकते हो। तो लेकिन ये मेरी अपनी एनालाइजिंग है अकॉर्डिंग टू जो इतने चार्ट्स देखने के बाद, आप कर्म भी वैसे करते हो जो आपकी डेस्टिनी में मेंशन है। ये मेरा पर्सन। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि डिस्टाइंड है तो जो सफरिंग्स आपके इसमें हैं वो आपको फेस तो करनी पड़ेंगी। आप अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ ला सकते हो उनको फेस करने के लिए और उस सिचुएशन को डील करने के लिए। और ये हर हीलर यही काम कर रहा है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने में आपकी मदद कर रहे हैं, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सको। इतनी सारी चीज़ें जैसे आपने हमें बताई, तो कई बार ऐसे ना, जैसे हमने कहा कि हर चीज़ डिस्टाइंड है। अब डिस्टाइंड में क्या आता है कि कई चीज़ें ना आप अभी फेस कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि उसकी कनेक्शंस कहाँ पे हैं, रूट कॉज कहाँ है, आपके चाइल्ड में है, यानी कि आपके पास्ट में थी। अभी आप यंगर एज में हो या मिडिल एज में हो और आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए। रूट कॉज कहाँ मिला? आपके चाइल्डहुड में मिला, आपके पास्ट में मिला। तो उस पास्ट को कैसे रिलीज किया जाए कि वो पास्ट, इसके लिए कुछ टिप दे ताकि कुछ लोग जो है ना अपने आप भी उसको करके इसका बेनिफिट ले पाए। जी जी बिल्कुल। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस में आना होगा, अपने साथ बैठना होगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग, एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि रूट कॉज की जब हम बात करते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी चीजों की तरफ भाग रहे हैं कि शराब पी ली, स्मोकिंग कर ली, या घूम आए, इन चीजों में अपने आप का माइंड डाइवर्ट किया कि अभी स्ट्रेस हो रहा था, चलो घूम आते हैं, फिर वापस आए, अरे यार वही लाइफ, अरे यार वही मंडे, थैंक गॉड इट इज फ्राइडे, ऐसी लाइफ जी रहे हैं। तो
रूट कॉज पे जाओ ना, जड़ क्या है इसकी, बिल्कुल। तो बैठो अपने साथ। पीपल आर नॉट सिटिंग विद देयर प्रॉब्लम्स, दे आर इग्नोरिंग एंड एस्केपिंग फ्रॉम दैट, भाग रहे हैं वो उससे भागना चाह रहे हैं, लेकिन घूम फिर के वो है वहीं की वहीं प्रॉब्लम। तो इसको मैं ऐसे भी कहती हूँ जैसे कि अगर एक रूम में स्मेल आ रही है, आप रूम फ्रेशनर छिड़कोगे, थोड़ी देर चली जाएगी स्मेल। आपने शराब पी ली, रूम फ्रेशनर छिड़का, स्मेल चलेगी। आपने सिगरेट पी ली, या आप कहीं घूम आए, दोस्तों के साथ पार्टी कराए, लेकिन बैक टू द प्रॉब्लम वही, क्योंकि रूम में बदबू आ कहाँ से रही है, क्योंकि एक मरा हुआ चूहा है वहां। उसको निकालो ना आप, स्मेल आ कहाँ से रही है, रूट कॉज। रूट कॉज। तो आप बैठो अपने साथ, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक्सपर्ट की भी हेल्प लगती है आपको वहां तक ले जाने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा अवेयरनेस में आओगे, कुछ बुक्स पढ़ोगे, जैसे मैंने बताई पावर ऑफ नाउ, या यू कैन हील योर लाइफ बुक आप पढ़ सकते हो, ये बुक बहुत अच्छी है, यू कैन हील योर लाइफ। ऐसे चीजें पढ़ो, ऐसे लोगों की बातें सुनो, ऐसे पॉडकास्ट सुनो, स्पिरिचुअल, अगर आप जो भी जिससे भी कनेक्ट करते हो उनकी बातें सुनो, थोड़ा आपको समझ आने लगेगी। फिर आप बैठो, लिस्ट बनाओ, अभी मैं कहाँ स्टक हूँ, अभी मुझे क्या नहीं अच्छा चल रहा मेरी लाइफ में, क्या नहीं वर्क कर रहा, लिस्ट बना लो। अब उसके पीछे देखो कि ऐसा क्यों है, जैसे मैं डिग डीप करती हूँ ना, कि उसके अंदर जाओ, ये कहाँ से आ रहा है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लो कि मुझे अभी लो कॉन्फिडेंस है इन फ्रंट ऑफ मैन। मेरे साथ ऐसा था कि मैन के सामने ना, इंटेलिजेंट मैन के सामने मुझे लो फील होता था कि मैं कुछ कम हूँ, आई एम लेस देन देम। फिर मैंने बैठी, कागज लेके बैठो, डेफिनेटली जो मैंने बेस्ट है कि लिखो, ठीक है, उसको लिखो। लिखते लिखते आपको वो भी लिख दोगे जो आपने सोचा भी नहीं था। जब आप लिखने बैठते हो ना, तो कुछ चीजें आती हैं माइंड से, ठीक है, तो लिखो ये कहाँ से आ रहा है, क्या हुआ था, उस इंसिडेंट पे चले जाओ, क्या हुआ था, कौन था वहां, किसने क्या बोला। तो जैसे मैंने ऐसे रियलाइज किया कि जैसे मेरा भाई था, वो मुझे बोलता था तू कितनी बेवकूफ है, या कोई ऐसे जो मजाक में बोलता था ये, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो रहा है। स्कूल में कोई लड़का, ए तू इतनी बेवकूफ है, तुझे ये भी नहीं पता, है ना। तो वो सुनते सुनते वो पैटर्न बन गया। खासकर लड़के ऐसा बोलते हैं लड़कियों को क्या, डफर बहुत बोलते हैं, डफर, बेवकूफ, नलायक है तू, तुझे ये भी नहीं पता। तो ऐसे करते करते वो बहुत, अगर कुछ इंसिडेंट्स थे ऐसे जो, फिर वो उससे मेरा ये बन गया। फिर जब मैंने लिखा तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं इसको रिलीज कर रही हूँ। मतलब मेरी ऐसी थी, आज मैं पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, मैं ऐसी थी कि मेरी आवाज नहीं निकलती थी, जैसे गला चोक हो जाता था मेरा। अगर एक जूम मीटिंग में 20-30 लोग भी बैठे हैं, जब मैं कोचिंग लेती थी, मेरा हाथ वो नहीं उठता था, कैमरा नहीं खुलता था कि मैं बोलूं। मेरे ऐसा इतना लो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। और जब मैंने शुरू करी वीडियोस बनाना, तो मैं नहीं बना पाती थी, और आज मैं ये ऐसी हूँ। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, शाय स्टूडेंट रही हूँ। मेरी रिपोर्ट कार्ड में था शीश शाय, मैं दिखती नहीं थी, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पीछे बैक बेंचर में ये है भी, ये कोई लड़की है भी, किसी को पता नहीं होता था कि पीछे पीछे रहती थी, शाय थी। और जर्नी जब कोच भी शुरू करी, तो ये मेरी प्रॉब्लम्स थी। तो ये जब मैंने उसको क्लीन किया, रिलीज किया, लिख के उसको मैंने बर्न किया, तो मैं बोलती हूँ बर्निंग बॉल, लिखो और उसको लेट गो, कि सबसे इजी मेथड है, आप अपने आप कर सकते हो ये। यू राइट इट एंड बर्न इट, रिलीज इट, एंड जब आप उसको कर रहे हो तो यू थिंक, लिटरली आप फील करो कि दिस इज गोइंग, आई एम रिलीजिंग। और फायर से हील होती है चीजें, फायर से रिलीज होती है, फायर एनर्जी से। उसको एशेज में बन जाएगा वो, एशेज को आप या तो सॉइल में कर दो या फ्लश कर लो। जनरली मैं ऐसे हवा में उड़ा के, आई से दैट आई सरेंडर, आई हैव डन माई हीलिंग, तो यूनिवर्स नाउ यू टेक केयर ऑफ इट। ऐसे आप कर सकते हो। तो ये चीज है जो आप मेथड यूज कर सकते हो। क्या नाम दिया आपने इस मेथड का? बर्निंग बॉल। सेफली एक बॉल लो, उसमें कागज को जला दो, सुबह की शुरुआत स्वाहा से करो। तो मेरी ऐसी हुई थी जब जर्नी की बिगनिंग, स्वाहा से ही शुरुआत होती थी, और आज भी मैं ये मेथड करती हूँ। इस मेथड को मैंने यहाँ तक अप्लाई किया है कि मेरे साथ के कोचेज आते हैं, यार क्लाइंट नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं आ रहा, दैट इज अगेन योर ओन रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपके खुद के बिलीव्स हैं। अपनी एनर्जी को क्लियर करो ना, यार मेरे क्लाइंट पेमेंट नहीं करते हैं, मेरे क्लाइंट ऐसे हैं, मेरे पास ऐसे कंजूस क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्यों आ रहे हैं? अपनी एनर्जी से ही तो आते हैं। आपकी एनर्जी से आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो वही आप करोगे ना, अट्रैक्ट कर रहे हो।
तो अपने एनर्जी को क्लीन करते जाओ। तो आज भी मैं, अगर इन चीज़ों में भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, कुछ भी आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं, उसकी लिस्ट बना लो, एक एक करके एक उठाओ, उसको क्लीन करो। आपने क्लीन कर दिया, अब एक फ्रेश पेपर ले लो, उसमें नया क्रिएट करो। जैसे मैंने कहा ना, एम्प्टी हो गया, अब क्रिएशन शुरू करो। लोग क्या कर रहे हैं, भरी हुई चीज पे ही भरते जा रहे हैं। कि एंगर, जेलेसी भरी हुई है, उसके ऊपर आप लव क्रिएट करना चाह रहे हो, अबंडेंस क्रिएट, वो नहीं होगी। पहले पीछे का साफ करो, वाइट करो। ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो पहले रिमूव करते हैं, फिर नया चैप्टर लिखते हैं, फिर नया, जैसे उस सिचुएशन के लिए नया लिखो। आई एम लिखते हैं। कॉन्फिडेंट, आई स्पीक दिस वे, जो भी अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या आई एम गेटिंग अ न्यू जॉब। मैं तो अपनी घर की जो मेड है ना, वो भी मैं ऐसे मैनिफेस्ट की है, आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ हाउस हेल्प जो मेरी फैमिली का ख्याल रखती है। तो ऐसे ऐसे लिखो, आप उसको एग्जिस्टेंस में तो लाओ, अपने माइंड में लाओ, अपने थॉट्स में। हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, यार ये ऐसी है, यार वो ऐसी है, बुराइयों पे फोकस कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ग्रैटिट्यूड जर्नल आप ले सकते हैं मुझसे, इफ यू वांट, तो वो मैं दे सकती हूँ। उसमें क्या होता है, 66 डेज का ग्रैटिट्यूड जर्नल है, क्योंकि हम कहते हैं फर्स्ट 22 डेज में आपके पुराने जो वायरिंग है ना, जो आप कह रहे हो कि इतने सालों की हमारी पैटर्न बन गया है, वायरिंग बनी है, वो डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट 22 में आपके नए पैटर्न्स इंस्टॉल होते हैं, और लास्ट 22 में वो आपका हिस्सा बन रहे होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। और वो जब इंटीग्रेट हो जाते हैं तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले मैं 5 चीजें लिखती थी, 5 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गुड हेल्थ, फॉर माई सपोर्टिंग मदर इन लॉ। और ये जब आप पैटर्न बनाओगे, फिर वो अब मेरा ऑटोमेटिक हो गया। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पॉडकास्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस क्लाइंट। अभी हर चीज़ में मैं किसी को पैसे भी दे रही हूँ तो थैंक यू देते वक्त, हर चीज़ में आपका थैंक यू आ रहा है, ग्रेटफुलनेस आ रही है। अब वो बन गया है मेरा। अब मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं बुराई कैसे निकालूं किसी में, तो मैंने वो पैटर्न ऐसे चेंज कर दिया है कि हर चीज़ में मुझे अच्छा ही दिख रहा है। तो अच्छा दिख रहा है तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही आ रहा है। हाँ, तो जैसे वो कहते हैं, जैसी जिसकी भावना प्रभु मूर्ति देखी तिन वैसी। तो जिस तरह की आप सोच रखोगे, आपको वैसी चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही नाइस आपसे बातचीत रही। मुझे लगता है एंड ऑफ द टिप जो आपने 2-3 चीज़ें हमें बताई, बर्निंग बोल, राइटिंग स्किल्स, ग्रैटिट्यूड हैबिट, ये बहुत नाइस है। अगर हमारी व्यूअर्स इस चीज़ को अपने ऊपर एप्लीकेबल करके देखिए, मैम के एक्सपीरियंसेस से आपको पता चला होगा कि कितना ज़्यादा ये आपको लाइफ में हेल्पफुल करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, नई नई चीज़ों को जान के, और मेरे को डेफिनेटली लगता है ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का पॉडकास्ट हमारा यहीं तक। थैंक यू मैम। थैंक यू।